बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिसर्च आर्टिकल को ड्राफ्ट करने के बारे में बताऊंगा कि किस तरह हम कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट, रिसर्च पेपर, रिसर्च थीसिस, रिपोर्ट और रिसर्च प्रपोजल वगैरह किस तरह हम उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं और कैसे हम उन्हें इसे इफेक्टिवली और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये तो बताना मुश्किल है कि आपकी रिसर्च डोमेन या किसी एक पर्टिकुलर रिसर्च डोमेन में पेपर को कैसे लिखा जाता है, लेकिन इन जनरल हम ऐसी गाइडलाइंस ज़रूर बना सकते हैं, ऐसे स्टेप्स ज़रूर डिवाइस कर सकते हैं, जो कि हमें किसी भी किस्म के आर्टिकल को ड्राफ्ट करने में मददगार साबित हो सकते हैं और हम उसको वक्त पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने लिखना क्या है, ये तो डिपेंड करता है आपके रिसर्च डोमेन पर और रिसर्च टॉपिक पर, लेकिन आप उसको लिखेंगे कैसे और किस तरह आप उसको स्ट्रक्चर करेंगे, ये हम ज़रूर जनरलाइज कर सकते हैं और इस वीडियो का पर्पस भी यही है। इन माय ओपिनियन, किसी भी रिसर्च आर्टिकल या फॉर्मल डॉक्यूमेंट को हम 5 स्टेप्स में कंप्लीट कर सकते हैं और यही 5 स्टेप्स जो हैं वो मैं आज आपको वन बाय वन परफॉर्म करके बताऊंगा और इससे इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइडेंस और हेल्प मिलेगी अगर आप पहली बार रिसर्च पेपर या कोई भी सिमिलर आर्टिकल जो है वो लिखने जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अपनी रिसर्च जो है वो कंप्लीट कर ली है और अब आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह रिसर्च पेपर में उस तमाम इंफॉर्मेशन को जो स्कैटर्ड है उसे इकट्ठा किया जाए और एक अच्छे प्रॉपर रिसर्च आर्टिकल की फॉर्म में उसको लाया जाए, तो ये 5 स्टेप्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो मेरी असम्पशन ये है कि आपकी रिसर्च जो है या तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है या आप एटलीस्ट हाफ वे थ्रू हैं और यू आर रेडी टू राइट योर और बिगिन योर रिसर्च आर्टिकल राइट अप। तो इन 5 स्टेप्स में जो सबसे पहला स्टेप है वो है बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च आर्टिकल। यानी सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपने रिसर्च आर्टिकल का स्ट्रक्चर बनाना है। देखिए, कभी भी कोई काम आप एक सिंगल सिटिंग में नहीं कर सकते और ना ही मैं इसे रिकमेंड करता हूं। अगर आप एक रिसर्च पेपर या थीसिस लिखने जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि वो आप एक दिन में या चंद घंटों में उसे कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं उसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसे करें। बल्कि ये काम आपको स्टेप वाइज और थोड़ा थोड़ा करके करना चाहिए। और अगर आपके पास वक्त हो, लेट्स से 5 से 10 दिन है, तो फिर तो आपको थोड़े थोड़े यानी छोटे ऑब्जेक्टिव्स या छोटे माइलस्टोन सेट करने चाहिए और फिर हर दिन के हिसाब से उसको कंप्लीट करना चाहिए। जब एक बड़े काम के माइलस्टोन्स छोटे छोटे बना लिए जाएं तो वो रियलिस्टिक भी हो जाते हैं और आप उसे वक्त पर कंप्लीट भी कर सकते हैं और ये कि आप उस एक क्वालिटी राइटअप जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सारी लेकिन स्कैटर्ड है, तो अब हम उसको एक जगह कैसे कंपाइल करेंगे, ये अब हम इस स्टेप 1 में सीखेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें अपने रिसर्च आर्टिकल का स्ट्रक्चर बिल्ड करना है। हम कभी भी फर्स्ट लाइन से शुरू करके एक गो में लास्ट लाइन तक नहीं लिख सकते और ना ही ऐसा लिखना चाहिए, बल्कि इस काम को स्टेप वाइज और स्टेप बाय स्टेप जो है माइलस्टोन बाय माइलस्टोन करना चाहिए। तो स्टेप 1 इज टू बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च आर्टिकल। सो अब हम देखते हैं कि अब अपने रिसर्च आर्टिकल का स्ट्रक्चर किस तरह बिल्ड करते हैं। इसके लिए मैंने एक IEEE टेम्पलेट ही डाउनलोड करके रखी है। हम इसी को यूज करते हैं ताकि हम साथ साथ लेटेक में डॉक्यूमेंट को कंपोज भी करते जाएं और स्ट्रक्चर भी बिल्ड करते जाएं। तो इस जिप फाइल को, जो कि आसानी इंटरनेट से अवेलेबल है, इसमें से ये मेरे पास 6 फाइल्स एक्सट्रैक्ट हुई हैं। गैर ज़रूरी फाइल्स को हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास मेनली 2 फाइल्स जो हैं ये बच जाती हैं। इस फाइल को मैं
इस अजम्पशन के साथ कि आपका टाइटल जो है वो रेडी है या कुछ आपने टेंटेटिव टाइटल रखा है, तो उसके साथ मैं इसको रीनेम कर देता हूँ इस कॉन्फ्रेंस वाली टेम्पलेट फाइल को। जो भी आपकी डोमेन का रिसर्च टॉपिक है, वो आप वही उससे मिलता-जुलता, या अगर अभी डिसाइडेड नहीं है तो कोई जनरल टॉपिक आप इसको असाइन कर दें। चलिए जी, मैंने इसको एक टाइटल दे दिया। अब ये तमाम कोड जो है ये टेम्पलेट में अवेलेबल होता है, जिसकी अभी इनिशियली हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इस इस रिसर्च पेपर का टाइटल जो है वो सेटअप करूँगा। सो आई विल रिमूव द अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। तो मैं अब इसको एक टाइटल प्रोवाइड कर देता हूँ। ये मेरा इस रिसर्च आर्टिकल का टॉपिक है। आप अपनी डोमेन के हिसाब से या रिसर्च के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। टाइटल सेटअप कर दिया। अब ये इसमें 5-6 ऑथर्स लिस्ट होती है। अभी फ़िलहाल लेट्स से मुझे सिर्फ़ अपना ही इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो मैं तमाम बाकी जो हैं ऑथर्स की लिस्ट को रिमूव कर देता हूँ और इसमें जल्दी से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़िल कर लेते हैं। डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर ली। इसके बाद अपनी एफ़िलिएशन शो कर देते हैं। उसके बाद सिटी और कंट्री। और यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। टाइटल और ऑथर इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन को हम एम्प्टी कर लेते हैं। कीवर्ड सेक्शन को भी एम्प्टी कर लेते हैं और इसके बाद बाकी तमाम सेक्शंस जो हैं उनको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि ये हम दोबारा से बिल्ड कर लेंगे। तो अभी हमारे पास डिफ़ॉल्ट में ये इन्फॉर्मेशन बच गई है। इस पेपर का टाइटल है, ऑथर इन्फॉर्मेशन है, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड का सेक्शन एम्प्टी है एंड दैट्स इट। अब हम इसको बिल्ड करके देख लेते हैं क्या ये सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। यस। सो हमने इनिशियल सेटअप जो है वो डॉक्यूमेंट का कर लिया है। अब हमें डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड करना है। डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर से मुराद ये भी होती है कि इनिशियल लेवल ऑफ या फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग्स जो हैं वो आप डिसाइड कर लें। लेट्स से आम तौर पर जो हेडिंग्स हम रखते हैं अपने रिसर्च आर्टिकल में, उनको मैं लिख लेता हूँ। आप इसे डिफरेंट अपनी डोमेन के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन, रिलेटेड वर्क, लेट्स से प्रपोज्ड वर्क। ज़ाहिर है इन सेक्शंस का होना एज़ सच ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मोर और लेस हम इस तरह के सेक्शनिंग जो है वो करते हैं अपने रिसर्च आर्टिकल में। आप ज़रूरत के हिसाब से इसको या अपने रिसर्च टॉपिक के हिसाब से इसको बदल सकते हैं। ऑलराइट। सो मैंने तमाम वो पॉसिबल हेडिंग्स जो मुझे ज़रूरत थी, या आप अपने हिसाब से जो भी हेडिंग्स आपको चाहिए, वो मैंने फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। इसको भी हम क्विकली बिल्ड करते हैं। तो ये देखें हमारे पास सारी हेडिंग्स आ गई हैं। एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, रिलेटेड वर्क, प्रपोज्ड वर्क, टूल सपोर्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द रेफरेंसिंग सेक्शन को हम शामिल कर लेते हैं। द बिब्लियोग्राफी सेक्शन के नाम से। ले जी। तो अब हमारे पास तमाम वो सेक्शंस जो हमें यहाँ पे चाहिए वो हमने लिख लिए। रेफरेंसेस सेक्शन में आपको रेफरेंसेस ऐड करने पड़ते हैं, अदरवाइज लेटेक्स जनरेट एरर। तो मैं रेफरेंसेस जो कि मैंने प्रिपेयर करके रखे हुए थे पहले, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल के थ्रू भी किए जा सकते हैं, जैसे कि ज़ोटैरो या मेंडले। तो रिसर्च आपने ये रेफरेंसेस को
लिस्ट आपने पहले प्रिपेयर कर लेनी है, या जब आप रिसर्च पेपर लिखने बैठे तो उससे पहले आप इन तमाम रेफरेंसेस की लिस्ट जो आपके रिसर्च डोमेन से रिलेटेड है उनको बना लें, ताकि वो आपके पास पेपर के अंदर ऐड अप हो जाए। तो ये देखें, ये हो गया हमारा स्टेप 1 कंप्लीट। हमने अपने रिसर्च आर्टिकल का स्ट्रक्चर जो है वो इनिशियल लेवल का बिल्ड कर लिया। इसमें अब इससे मुझे पता चल रहा है कि टाइटल क्या है, ऑथर्स की लिस्ट क्या है, और इसमें क्या मेन सेक्शंस जो हैं वो मैं लिखने जा रहा हूं इस रिसर्च पेपर में। तो इससे मुझे अब पता चलेगा कि मुझे कितने सेक्शंस जो हैं वो लिखने हैं और कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। सो दैट कंप्लीट्स स्टेप 1। ठीक है, ये देखें किस कदर इजी है, और इसी चंद मिनट्स की एफर्ट से मुझे अपने पेपर की शक्ल जो है वो एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ, आप ये समझ लें कि उसका लुक कैसी होगी वो मुझे नजर आनी शुरू हो गई है। ऑलराइट, तो स्टेप 1 जब कंप्लीट हो गया तो व्हाट विल बी द स्टेप 2? स्टेप 2 इज प्रिपेयरिंग द आउटलाइन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सेक्शंस के बारे में डिसाइड कर लें, अब ये नहीं है कि आप एक एक सेक्शन को पकड़ें और बस लिखना शुरू हो जाएं विदाउट थिंकिंग, विदाउट प्लानिंग कि आपको क्या लिखना है, किस तरतीब से लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है, कहाँ फिगर्स ऐड करनी है, कहाँ आपको टेबल्स चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आप कभी भी एब्रप्टली या रैंडमली विदाउट प्लानिंग लिखना नहीं शुरू कर लेते। दिस इज द बेस्ट वे कि आप आउटलाइन प्रिपेयर करें हर सेक्शन की। आउटलाइन से मुराद ये है कि आप डिसाइड कर लें कि किस सेक्शन में कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं और हर पैराग्राफ के अंदर आप क्या लिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। तो हम शुरू करते हैं एब्स्ट्रैक्ट से। एब्स्ट्रैक्ट में 5 सेक्शंस आमतौर पे होते हैं। ऑल्दो कि ये पैराग्राफ्स की फॉर्म में नहीं होते या हेडिंग्स के साथ नहीं होते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। मैं उन्हीं 5 हिस्सों को यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ। नंबर 1 इज कॉन्टेक्स्ट, नंबर 2 इज ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 इज मेथड, नंबर 4 इज रिजल्ट्स, एंड नंबर 5 इज कंक्लूजन। तो ये 5 सेक्शन जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट में होते हैं। कॉन्टेक्स्ट में आप बताते हैं कि आपकी रिसर्च है किस डोमेन पर, यानी अपनी डोमेन को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स से जिस तरह ये टॉपिक जो मैंने यहाँ पर लिखा है टाइटल, ये एक सर्च बेस्ड म्यूटेशन टेस्टिंग का है, तो मैं यहाँ पर सर्च बेस्ड म्यूटेशन टेस्टिंग को इंट्रोड्यूस करूंगा 2 to 3 लाइंस में। फिर ऑब्जेक्टिव, कि मेरी इस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आई वांट टू अचीव, किस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, अगेन 2 to 3 लाइंस में ये एक्सप्लेन करते हैं। फिर मेथड, कि ये मैं करने कैसे जा रहा हूँ, मैंने प्रपोज क्या किया है, ये ऑब्जेक्टिव मैं अचीव कैसे कर रहा हूँ, मेरा प्रपोज्ड वर्क क्या है। उसके बाद रिजल्ट्स, यानी मैंने प्रपोज्ड वर्क को किस तरह वैलिडेट किया है, किसी टूल के थ्रू किया है, उसकी डिटेल्स, और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ब्रीफली उसकी डिटेल्स, कितनी केस स्टडीज इस्तेमाल की हैं और कितनी इंप्रूवमेंट आई है। अगेन 3 to 4 लाइंस में मैं अपने रिजल्ट्स को यहाँ मेंशन करूंगा, और फाइनली आई विल कंक्लूड द डिस्कशन। तो एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट जो है वो इन 5 चीजों पर मुश्तमिल होता है। और फिर जब आप ये पांचों चीजें इसी तरतीब से 2-2, 3-3 लाइंस के थ्रू एक्सप्लेन कर लें, तो उसके बाद फिर आप इन हेडिंग्स को हटा दें और इसको एक सिंगल पैराग्राफ की फॉर्म में ले आए। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। उसके बाद कीवर्ड्स, जो कि इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं, आपके रिसर्च को डिफाइन कर रही होती हैं। आप टाइटल में से भी पिक कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट में से भी पिक कर सकते हैं। देन कम्स द इंट्रोडक्शन, कीपिंग इन माइंड कि हम अभी आउटलाइन प्रिपेयर करने जा रहे हैं, अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इसके अंदर आप क्या लिखेंगे। सो इंट्रोडक्शन सेक्शन में जब आप आउटलाइन बनाएंगे तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपको कितने पैराग्राफ्स चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपके रिसर्च आर्टिकल की लेंथ क्या है, कितने पेजेस का आपने लिखना है, और ये कि कितनी इंफॉर्मेशन आपको फिर उस हिसाब से इंट्रोडक्शन सेक्शन में डालनी है। आमतौर पर इंट्रोडक्शन सेक्शन 1 या 1.5 पेजेस तक एक एवरेज इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है। अगर बहुत लेंथी पेपर है तो ये 2 पेजेस तक भी जा सकता है। अब आउटलाइन से मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं इंट्रोडक्शन में कितने पैराग्राफ लिखूंगा। लेट्स से मैं 5 to 6 पैराग्राफ्स इंट्रोडक्शन में लिखना चाहता हूँ, तो व्हाट विल आई डू,
सबसे पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ लिखूंगा दोबारा कॉन्टेक्स्ट पे, यानी मैं अपनी रिसर्च डोमेन को इंट्रोड्यूस करूंगा। लेट्स से अब ये सर्च बेस्ड म्यूटेशन टेस्टिंग पे है, तो मैं पैराग्राफ 1 में म्यूटेशन टेस्टिंग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर सेकंड पैराग्राफ में मैं जेनेटिक एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। थर्ड पैराग्राफ में मैं इन दोनों को चूंकि मर्ज करके यूज कर रहा हूं, तो फिर मैं इन पर कंबाइंड एक पैराग्राफ लिख देता हूं। फोर्थ पैराग्राफ जो है ये अगेन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, जिस तरह हमने एब्स्ट्रैक्ट में लिखा था। इसमें मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव से पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन में चूंकि सेक्शन लेंथी होता है, तो अच्छा ये है कि आप यहाँ पर ब्रीफली लिटरेचर रिव्यू को कैप्चर करें कि व्हाट हैज बीन डन बाय in this domain by other researchers। और क्या काम हुआ है एक पैराग्राफ के अंदर, और क्या क्या अभी तक प्रपोज किया जा चुका है। देन फिर ऑब्जेक्टिव, यानी यहाँ पर आप बताएं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी एग्जिस्टिंग वर्क में प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड व्हाट हैज बीन डन बाय अस, और हमने क्या काम किया है इस रिसर्च डोमेन में। उसके बाद फिर आप ऑर्गेनाइजेशन जो है इस रिसर्च पेपर की, उसको बताते हैं कि सेक्शन 1 में आप क्या लिख रहे हैं, सेक्शन 2 में क्या लिख रहे हैं, सेक्शन 3 में क्या लिख रहे हैं। तो ये इससे मेरी मुराद थी आउटलाइन। अब आप इसको मजीद भी लेंथी कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव सेक्शन के भी 2 हिस्से कर सकते हैं आप। प्रपोज्ड, जैसे आपने क्या प्रपोज किया है, कैसे उसको वैलिडेट किया है, इस डिटेल को भी 2 पैराग्राफ्स में ले जा सकते हैं। ठीक है, सो ये डिपेंड करता है कि इंट्रोडक्शन सेक्शन कितना होना चाहिए। तो देखें, मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन की आउटलाइन बना ली है। अब मुझे पता है कि मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में 6 पैराग्राफ्स लिखने हैं, और हर पैराग्राफ में मुझे किस टॉपिक पर बात करनी है। इसे देखें, ना सिर्फ ये कि मुझे पता चल गया है कि कंटेंट कितना लिखना है, कितनी तरतीब में लिखना है, और किस पैराग्राफ में किस टॉपिक पर फोकस रखना है। इससे आपका जो राइटअप है वो एक प्रॉपर ऑर्डर में आ जाता है। आप कभी भी जंप नहीं कर रहे होते, और रीडर का जो अटेंशन है वो, या जो उसका फोकस है वो राइटअप पे रहता है, और वो अच्छे तरीके से आपके काम को समझ सकता है। ऑलराइट, अब उसके बाद एक काम ये करते हैं ताकि पेपर में प्रॉपर ये लुक आनी शुरू हो जाए। मैं इसमें ब्लैंक लाइंस फिलहाल ऐड कर देता हूँ। लेट्स से मैं 10-10 लाइन का ये पैराग्राफ जो है वो लिखूंगा, तो ये मैंने 10-10 लाइंस जो हैं ये ब्लैंक लाइंस ऐड कर दी हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि इंट्रोडक्शन सेक्शन जो है ये कहाँ तक बेसिकली मूव करेगा या जाएगा। आमतौर पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3-4 लाइंस में पूरी हो जाती है। अब हम इसको बिल्ड करते हैं और देखते हैं कि बिल्ड करने के बाद कैसे ही इसकी लुक एंड फील जो है वो आती है। ये देख, तो इंट्रोडक्शन सेक्शन की जब मैंने आउटलाइन बना ली, तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे एक क्लियरली लुक दे रहा है कि अगर मैं इंट्रोडक्शन सेक्शन में 8 से 10 लाइन 2 कॉलम फॉर्मेट में लिखूंगा, तो इंट्रोडक्शन सेक्शन कहाँ तक जाकर कंप्लीट होगा। ठीक है, और ये आमतौर पर पैराग्राफ इससे बड़ा लिखा जाता है, इससे ज्यादा स्पेस में कवर होता है। ये सिर्फ एक अच्छी लुक देने के लिए मैंने ऐड किया। ऑलराइट, उसके बाद जब हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन की आउटलाइन प्रिपेयर कर ली, अब हम उससे नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं, जो कि है रिलेटेड वर्क। रिलेटेड वर्क में आमतौर पर अ, अगर ब्रीफ लिखना हो तो हम 2 से 3 पैराग्राफ्स में तमाम एग्जिस्टिंग रिसर्च जो कि हमारी डोमेन से रिलेटेड है उसको सम अप कर देते हैं 2 से 3 पैराग्राफ में। लेकिन अगर आपके पास मार्जिन हो, तो आप जितने भी रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल्स हैं, ये जो मोस्ट रेलिवेंट हैं, उसका रिव्यू जो है वो आप एक एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट पैराग्राफ में लिखता हूँ रिव्यू ऑफ रिसर्च
पेपर 1। अब ये आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी ओल्डेस्ट से रीसेंट की तरफ। ठीक है, तो आप इस पे भी जितने भी पेपर्स हैं उस हिसाब से आप पैराग्राफ बना लें, जितनी आपके पास पेपर में गुंजाइश है, या आमतौर पर छोटे पैराग्राफ्स होते हैं 5 to 6 लाइंस के, ताकि आप एक पेज के अंदर अंदर लेट्स से तमाम जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनको रिव्यू कर लें और उनकी डिटेल्स जो हैं वो आप एक्सप्लेन कर दें। तो मैं अब साथ ही ब्लैंक लाइंस भी ऐड कर देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, ताकि देख सकें कि कहाँ तक जो है ये हमारा रिलेटेड वर्क सेक्शन जो है ये कंप्लीट होगा। ये देखें, रिलेटेड वर्क सेक्शन यहाँ से शुरू होगा और प्रॉब्ली यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज ये आपको सिर्फ एक रफ आइडिया देगा, ठीक है, और इससे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपको जब आप रिलेटेड वर्क लिख चुके होंगे तो कितना पेपर राइटअप कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद आप इसी तरह मूव करते जाएं प्रपोज्ड वर्क में। प्रपोज्ड वर्क में अगेन आउटलाइन बनाएं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आमतौर पर जो आपका बेस पेपर होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जिस बेस रिसर्च पेपर की को लेकर आप इस रिसर्च टॉपिक को लेकर चलते हैं और कोई नई प्रपोजल देते हैं, तो उसको आप कोशिश करते हैं सबसे पहले उसी पर फोकस रखें पैराग्राफ में, और उसके प्रॉब्लम्स को जो है वो हाईलाइट करें विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल और फिगर और अ मॉडल। किसी भी चीज के थ्रू आप उस रिसर्च पेपर को ना सिर्फ ये कि उसको टेक्स्ट में एक्सप्लेन करें और फिर उसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, फिगर या मॉडल जो है उसको एलेबोरेट कर दें। उसके बाद आप अपना प्रपोज्ड रिसर्च वर्क जो है उसे एक्सप्लेन करें। अगेन उसको फिर आप एक या दो पैराग्राफ में कर सकते हैं। लेट्स से एक पैराग्राफ में मुश्किल है तो हम दो पैराग्राफ में कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से आप उसका एग्जाम्पल, फिगर और मॉडल के थ्रू आप उसको प्रेजेंट करेंगे और फिर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल को और फिगर को और मॉडल को। ठीक है, इस तरह 5 से 6 पैराग्राफ्स के थ्रू आप अपना प्रपोज्ड वर्क जो है वो बआसानी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगेन आप इसके अंदर ब्लैंक लाइंस ऐड करके स्पेस क्रिएट कर लें। तो अब हमने प्रपोज्ड वर्क की भी आउटलाइन जो है वो बिल्ड कर ली है। आप इसी पर स्टिक ना रहें, बल्कि आप इसको कम या ज्यादा या ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एक रफ आइडिया जो है ये दे रहा है कि आपने प्रपोज्ड वर्क में क्या लिखना है, कितना लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है। देन कम्स द टूल सपोर्ट, कि अगर आपने अपने रिसर्च आइडिया को, जो प्रपोज्ड वर्क है, उसके लिए आपने कोई टूल इम्प्लीमेंट किया है, तो अब आप उसकी डिटेल्स जो हैं वो इस सेक्शन में, यानी टूल सपोर्ट वाले सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे। आई एम जस्ट एडिंग सम मोर स्पेस, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा सेक्शन होता है प्रपोज्ड वर्क का, क्योंकि इसमें हर चीज को आप डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो टूल सपोर्ट में सबसे पहले आप इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स की बात करते हैं। ठीक है, एक तो ये कि इंट्रोड्यूस द टूल एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, उसको किस लैंग्वेज में बनाया है, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं। फिर आप उसका आर्किटेक्चर जो है या मॉडल जो है वो प्रेजेंट करते हैं। इसमें फिगर ऐड करना जो है वो अच्छा होता है। आर्किटेक्चर या मॉडल की आप यहाँ फिगर ऐड कर दें। फिर आप उस आर्किटेक्चर के जितने कंपोनेंट्स हैं उन तमाम कंपोनेंट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करें। कंपोनेंट 1 इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं और प्रोसेसिंग क्या ये करता है। ठीक है, फिर कंपोनेंट 2, फिर कंपोनेंट 3, फिर कंपोनेंट 4 एंड सो ऑन। जितने भी उसके 2 से 3 या 4 या 5 कंपोनेंट हैं उन तमाम को आप फिर एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दें बाय रेफरिंग द आर्किटेक्चर मेंशन्ड हियर। और फिर इसी तरह यहाँ पे भी हम कुछ ब्लैंक लाइंस ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आफ्टर प्रपोज्ड वर्क।
एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स में सबसे पहले जिस चीज को आपने फोकस करना होता है वो है केस स्टडीज, कि आपने इस प्रपोज्ड वर्क को, जिसको आप इस पेपर में प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको कितनी केस स्टडीज के थ्रू फिर आपने उसको वैलिडेट किया। यहाँ पर आप उन तमाम केस स्टडीज की डिटेल्स, टेबल्स ऐड कर सकते हैं, लिंक्स बता सकते हैं कि ये कॉर्पस कहाँ से डाउनलोड किया है, केस स्टडीज कहाँ अवेलेबल हैं, अगर कोड है तो कितनी लाइंस ऑफ कोड का है, कितनी क्लासेस, कितने मेथड्स हैं, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये तमाम, और किसने इन केस स्टडीज को यूज किए, किसी और रिसर्चर ने। फिर आप एक्सपेरिमेंट सेटअप की बात करते हैं, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट जिस तरह आपने जिस मशीन पर कंडक्ट किए हैं उनकी डिटेल्स को आप एक्सप्लेन करते हैं। हाउ द एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन कंडक्टेड, कंप्यूटर स्पेक्स, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस, एटसेट्रा। ये तमाम चीजें फिर आप एक्सपेरिमेंट सेटअप में करते हैं। फिर लेट्स से आपने 2-3 तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हैं ऑफ टाइप 1। फर्स्ट टाइप के जो भी आपके एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उसमें आप फिर ऐड टेबल के थ्रू रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हैं। आप उसके अलावा ग्राफ्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं ताकि उसे और बेहतर चीजें एक्सप्लेन हो सकें। फिर आप उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन ऑन एक्सपेरिमेंट 1। फिर इसी तरह आप सेकेंड टाइप के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, उनके रिजल्ट्स को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन का मतलब ये होता है रीजंस ऑफ अचीविंग सेम, बेटर और लोअर नंबर्स इन द रिजल्ट्स। किस तरह आपके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसने चीज़ों को इम्प्रूव किया है या नहीं इम्प्रूव कम कर पाए या कम इम्प्रूव हुए हैं, ये तमाम चीज़ें, या मज़ीद डिग्रेड हो गई, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। और इसी तरह अगर थर्ड एक्सपेरिमेंट भी हो तो उसको भी आप इसी ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं और फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन करते हैं। फिर आप कोशिश करते हैं कि आप एक सब सेक्शन जो है थ्रेट्स टू वैलिडिटी का ऐड कर लें। थ्रेट्स टू वैलिडिटी में 2 या 3 पैराग्राफ में आप एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स को थ्रेटन कर सकती हैं या आपके रिजल्ट्स बायस हो सकते हैं। लेट्स से आपने केस स्टडीज कम पिक की हैं या आपने एक तरह के प्रोजेक्ट्स पिक किए हैं, दूसरी तरह के प्रोजेक्ट्स करेंगे तो शायद रिजल्ट्स बदल सकते हैं, या आपके प्रोजेक्ट्स का साइज छोटा है, प्रोजेक्ट्स बड़े हों तब शायद रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो 1 और 2 पैराग्राफ में या 3 पैराग्राफ्स में आप एक्सप्लेन कर देते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर भी इस आउटलाइन के बाद भी स्पेसेस ऐड कर देते हैं। जब एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट्स का सेक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आप कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन में भी एब्स्ट्रैक्ट की तरह 3 से 4 या इवन 5 सेक्शंस, सब सेक्शंस बनाए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप दोबारा से कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, अपने रिसर्च टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करते हैं कि आपने क्या अचीव किया है या क्या करने प्रपोज क्या किया है और क्या अचीव किया है, व्हाट हैज बीन अचीव्ड, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट्स, या सिर्फ रिजल्ट्स लिख लेते हैं, इसमें वो तमाम चीजें कवर हो जाएंगी। और फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कि आप किस तरह समझते हैं कि ये रिसर्च जो है, ये आपका जो प्रपोजल है, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो इस रिसर्च डोमेन को फायदा दे रही है। और फिर उसके बाद आप एक पैराग्राफ में फ्यूचर वर्क को एक्सप्लेन कर देते हैं, फ्यूचर डायरेक्शंस जो कि आप देना चाहते हैं दूसरे रिसर्चर्स को जो कि इसी डोमेन में काम करेंगे। ले स्टूडेंट्स, स्टेप 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने इन शॉर्ट में आपको बताऊं, ये डिसाइड किया है कि हमने कितने पैराग्राफ लिखने हैं, किस ऑर्डर में लिखने हैं और हर पैराग्राफ में क्या काम होगा। अब हम इसको बिल्ड करते हैं। ये देखें, हमारे पास पेपर का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसकी आउटलाइन भी रेडी है। इसे मैं बाआसानी अंदाजा लगा सकता हूं कि मुझे कितने पैराग्राफ्स, रफली कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं और किस ऑर्डर में लिखने हैं। लेकिन जब चीज इस तरह क्लियर कट आपके सामने आ जाए
अब आपको पाथ जो है वो नजर आने लग जाता है, टारगेट आपके सामने क्लियर हो जाता है और फिर आप उसको प्लान कर सकते हैं। तो कभी भी पूरे का पूरा रिसर्च पेपर आप 1 या 2 दिन में ना लिखें, बल्कि इस तरह जब आप आउटलाइन बना लेंगे स्ट्रक्चर के बाद, फिर आप उसको प्लान कर लें, डिस्ट्रीब्यूट कर लें अपने उन बाकी जो डेडलाइन है उसके हिसाब से। अगर 10 दिन हैं और आपको 30 पैराग्राफ्स लिखने हैं, तो आप हर रोज 3 पैराग्राफ लिखें। इन 3 पैराग्राफ से होगा ये कि आप ना सिर्फ ये कि राइट अप क्वालिटी का करेंगे और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और राइट अप जो है वो बहुत अच्छा जो है वो आप मुकम्मल कर सकेंगे। तो स्टेप 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। स्टेप 3 इज फिल द स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी बताया, जब स्ट्रक्चर बन जाए, आउटलाइन रेडी हो जाए, अब आपने इस स्ट्रक्चर को फिल करना है। मेरी ये हमेशा सजेशन होती है कि आप कभी भी इसी ऑर्डर में फिलिंग ना करें जिस ऑर्डर में हमने ये आउटलाइन बनाई है। आप एब्स्ट्रैक्ट सेक्शन को, इंट्रोडक्शन में इस ऑब्जेक्टिव वाले पैराग्राफ को और कंक्लूजन को सबसे एंड में लिखें, क्योंकि ये तीनों चीजें जो हैं ये आपस में अलाइंड होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव वाला पैराग्राफ जो आमतौर पे सेकंड लास्ट होता है, जिसमें आप बताते हैं कि आपने क्या काम किया है, क्या अचीवमेंट्स हैं आपकी, और कंक्लूजन जिसमें आप तमाम डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। इन सारी चीजों को आप सबसे एंड में लिखें, क्योंकि इन तीन चीजों का आपस में अलाइन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में आप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन में एलेबोरेट करते हैं और फिर यहाँ आके कंक्लूड करते हैं। अगर ये तीनों सेक्शन में बातें डिफरेंट हो रही होंगी, तो फिर क्या होगा, जो रीडर है या जो रिव्यूअर है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो ये समझेगा कि आप खुद से अपनी रिसर्च के बारे में क्लियर नहीं है। सो आप राइटअप जो है वो इंट्रोडक्शन सेक्शन से जरूर शुरू करें, लेकिन उसमें इस पैराग्राफ को आप फिलहाल आखिर के लिए छोड़ दें। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, इसको हम रेड कलर में मार्क कर लेते हैं ताकि हम इसको ना लिख सकें, और फिर हम कलर वापस ब्लैक कर देते हैं। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट को भी रेड मार्क कर देते हैं और फिर उसके बाद हम कलर को वापस रीसेट कर देते हैं। और सिमिलरली कंक्लूजन सेक्शन को भी रेड मार्क कर देते हैं और फिर वापस कलर को रीसेट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टेप 3 जो है वो हमारा इस स्ट्रक्चर को फिल करना है, लेकिन आपने एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ और कंक्लूजन, इसको आपने पोस्टपोन करना है टिल द एंड। ये देखिए मैंने इसको रेड कर लिया है ताकि ये मार्क लगा रहे पेपर में कि इस चीज को अभी आपने नहीं लिखना, बल्कि इसको आप सबसे एंड में फिल करेंगे। और एक चीज जो मैं एक और मेंशन ये करना चाहता हूँ कि लेटेक की वजह से मुझे ये रेफरेंसेस सबसे शुरू में ही ऐड करने पड़ गए जब मैं स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा था। वरना आप इसको स्टेप 3 का पार्ट समझ सकते हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर को फिल करना शुरू करते हैं। तो जब स्ट्रक्चर को फिल करते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले सारे रेफरेंसेस आप ऐड कर लें। उसके बाद फिर आप इंट्रोडक्शन से राइट अप प्रॉपर्ली स्टार्ट कर दें, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। फिर उसके बाद जो बेसिकली स्टेप 4 है, फिनिशिंग टच, वो उससे मुराद मेरा ये है कि आप एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को अलाइन करते हुए कंप्लीट कर लें। और फाइनली आफ्टर डूइंग गिविंग इट अ फिनिशिंग टच, आप फिर प्रूफ रीड करें। तो ये वो 5 स्टेप्स हैं जिसके मदद से आप अपने रिसर्च पेपर को इफेक्टिवली अच्छे अंदाज में प्लान करते हुए कंप्लीट कर सकते हैं। आप स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, तमाम लेवल 1 हेडिंग्स डिसाइड कर लेते हैं। स्टेप 2 में आप आउटलाइन प्रिपेयर करते हैं, यानी आप हर लेवल 1 हेडिंग के अंदर डिसाइड करते हैं मजीद कितने पैराग्राफ्स आपने लिखने हैं, या आप उनको सब हेडिंग्स के तौर पर भी बना सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें सब हेडिंग्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लेवल 1 हेडिंग्स के अंदर जब आप आउटलाइन बनाएं तो सब हेडिंग्स भी लिख सकते हैं। जब आप तमाम पैराग्राफ्स की आउटलाइन बना लें, फिर स्टेप 3 में आप सबसे पहले रेफरेंसेस कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव वाले पैराग्राफ को छोड़ के बाकी तमाम कंटेंट जो है वो लिख लें स्टेप 3 में। स्टेप 4 में कंक्लूजन और एब्स्ट्रैक्ट और इंट्रोडक्शन के एक पैराग्राफ को, जिसको मैंने रेड मार्क किया था, उसे आप
एक साथ लिखें ताकि वो अलाइन हो जाएँ और फिर फाइनली जब पेपर कंप्लीट हो जाए, फिर आप उसको प्रूफ रीड करें और माइनर चीज़ें जो हैं, जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं, कोई ग्रामर इश्यूज़ हैं, कोई फिगर्स में प्रॉब्लम है, टेबल्स के कैप्शन गलत हैं, उनको आप फाइन ट्यून कर लें। आई होप कि इस प्रोसेस से गुज़रने के बाद आप एक अच्छा रिसर्च आर्टिकल जो है वो लिखने के काबिल हो जाएँगे और आपका रिसर्च पेपर जो है इट विल गिव यू अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स इसके साथ ही हम इस डिस्कशन को, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको अ, समझ आया होगा कि किस तरह हमें एक रिसर्च आर्टिकल को अप्रोच करना चाहिए और उसे किस तरह कंप्लीट करना चाहिए। अगर आपको मज़ीद कुछ जानना है तो आप ज़रूर कमेंट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।